हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपना कोर्स कंप्लीट करने की कगार पर है और धीरे धीरे हमने अपने समस्त अध्याय पढ़ ही लिए हैं। अब हमारा एक लेसन और बचता है, वो है कार्ल मार्क्स का। तो मार्क्स से पढ़ने से पहले एक लेसन हम छोड़ चुके हैं जो अपने पाठ्यक्रम में था, एक्विनास, जो प्लेटो अरस्तु के बाद में आता है। अरस्तु के बाद में इनका नाम आता है। तो एक्विनास को हम लोगों ने छोड़ दिया था पहले, क्योंकि इनके प्रश्न काफ़ी समय से लगातार आते रहे हैं, तो इम्पोर्टेंस के हिसाब से इसको मैंने छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं उसको पूरा करने जा रही हूँ। तो हमने जो नया अध्याय शुरू करना है वो है एक्विनास। तो एक्विनास का परिचय देना है आपको। तो एक्विनास क्या है? 1225 ईस्वी में इटली के नेपल्स एक्विनो में इनका जन्म हुआ था। तो ये उस समय के काफ़ी जाने माने राजनेता रहे हैं और इन्होंने अपने विचार, मुख्य पुस्तकें जो उनकी 3 प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें इन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया है। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं एथिक्स ऑफ पॉलिटिक्स, ऑन किंगशिप और सुम्मा थियोलॉजिया। तो ये 3 प्रमुख पुस्तकें एक्विनास की रही हैं, जिसमें इन्होंने बहुत सारे विचारों का वर्णन किया है और उन विचारों को इतनी गहनता से समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से लोकतंत्र से ज़्यादा राजतंत्र इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय राजतंत्र की व्यवस्थाओं का ही ज़्यादा वो किया गया था कि राजतंत्र ज़्यादा ठीक है। उस शासन समय में, उस काल में ही उस प्रकार की शासन व्यवस्था को बेहतर माना जाता था। तो एक्विनास भी उसी समय की धारा में बह निकले और इन्होंने बहुत सारे विचारों का प्रदर्शन किया, जिसमें इन्होंने राज्य संबंधी विचारों का वर्णन किया। इन्होंने शासन प्रणालियों का भी वर्गीकरण किया। उस समय में अलग अलग शासन प्रणालियों का वर्गीकरण नहीं किया गया था, लेकिन इन्होंने शासन प्रणालियों का भी वर्गीकरण किया और उसके बाद में बहुत सारे कर्तव्यों से हमको परिचित कराया कि शासक के कर्तव्य क्या क्या थे, और उस समय इनके अपने विचारों को एक अलग प्रकार का इन्होंने मोड़ दिया, जिससे राजनीति विज्ञान में बहुत सारे ज्ञान की अभिवृद्धि हुई और वो अभिवृद्धि हमें एक्विनास के विचारों में परिलक्षित होती है। तो हम पढ़ते हैं एक्विनास के राजनीतिक विचार। पुनः समझा दूं आपको, ये प्लेटो और अरस्तु के बाद के राजनेता हैं, पश्चिमी राजनेता, जिनका जन्म 1225 ईस्वी में इटली के नेपल्स में एक्विनो स्थान पर इनका जन्म हुआ था और ये एक्विनास के नाम से ही पॉपुलर है। यदि हम एक्विनास के प्रमुख राजनीतिक विचारों की बात करते हैं तो इन्होंने राज्य संबंधी विचारों में अपनी महत्वपूर्ण विचारों का समावेश किया और ये समझाने का प्रयास करा इन्होंने अपनी पुस्तक सुम्मा थियोलॉजिया में। ये प्रस्तुत करते हैं और इन्हें हम अरस्तु के प्रयासों से और बेहतर बनाने वाली प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं कि इन्होंने जो विचार अरस्तु ने प्रकट किए थे उसे संशोधित रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। अरस्तु का मानना था कि राज्य और संपत्ति मनुष्य के लिए स्वाभाविक है और यदि मनुष्य का पतन न हुआ होता तो भी वे मानव समाज में पाए जाते। मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक व राजनीतिक प्राणी है। उसकी सामाजिक सत्ता सबके कल्याण के लिए राज्य को आवश्यक बना देती है और नगर राज्य विषयक विचार को संशोधित करके उसे पूर्ण बनाता है। कई नगर राज्यों से मिलकर प्रांत बनता है जो अधिक आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित करता है। तो एक्विनास ने
अपने विचारों में यह समझाने का प्रयास किया कि जो मनुष्य है स्वाभाविक रूप से सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, कि जैसे ही हमारे सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई तभी से राजनीतिक जीवन का भी प्रारंभ हो गया था। तो इस राजनीतिक जीवन में मनुष्य ने राज्य को बहुत इम्पोर्टेंस दी। जैसा अरस्तु ने अपने विचारों में बताया था, तो एक्विनास ने उसे समझाने का प्रयास किया कि राज्य मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन के लिए अति आवश्यक है और इन राज्यों को पूर्ण करने के लिए नगर उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और नगर के अंदर बहुत सारे नगर मिलकर एक प्रांत को जन्म देते हैं, जिसमें शासन की विभिन्न व्यवस्थाओं का पूरा लेखा जोखा या नियंत्रण निरीक्षण का कार्य होता है। तो एक्विनास का मानना था कि राज्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण स्थिति में इसलिए है क्योंकि राज्य की उत्पत्ति जब हुई तो राज्य की उत्पत्ति में हमें मनुष्यों की जो सामाजिक राजनीतिक जीवन की गतिविधियां हैं वो इसी राज्य में रहकर पूर्ण होती हैं। तो एक्विनास ने समझाया कि राष्ट्रीय राज्य के आधुनिक विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि रीति रिवाजों की एकता तथा समानता राज्य का उत्तम आधार है। विशाल साम्राज्य की अपेक्षा छोटे छोटे राज्यों में ऐसी एकता अधिक मात्रा में पाई जाती है। राजनीतिक सत्ता का अंतिम मूल स्रोत एक्विनास ईश्वर को मानता है कि जिस आधुनिक राज्य को हम देख रहे हैं उस आधुनिक राज्य में एक्विनास समझाने का प्रयास करता है एक्विनास ये समझाने का प्रयास करता है कि विचारों और रीति रिवाजों की एकता ने इस राज्य का निर्माण किया है। एक समानता जब लोगों में आई कि रीति रिवाज सबके एक से थे और उनके विचार, उनके बोलचाल, रहन सहन, खान पान जैसी बहुत सारी परिस्थितियां एक सी थी, तो उन्होंने राज्य को परिष्कृत रूप में उभारा। तो राज्य बन गया उससे, उन लोगों के एकता और समान विचारों की वजह से। लेकिन सिर्फ मनुष्य के एक और समान विचारों से राज्य का निर्माण होता है, लेकिन उसके ऊपर भी यदि कोई नियंत्रण शक्ति है तो वो शक्ति केवल और केवल ईश्वर की है, किसी व्यक्ति या शासक की नहीं है। ऐसा एक्विनास का मानना है। तो एक्विनास अपने इस विचारों में राज्य को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, जिसका निर्माण रीति रिवाजों और समानता के आधार पर हुआ है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि एक्विनास ने समझाया कि शासन प्रणालियों का वर्गीकरण करना अति आवश्यक है, क्योंकि शासन कोई एक चीज नहीं होती। शासन कोई एक छोटी सी चीज नहीं है, इसका बहुत ही विस्तृत रूप में देखा जा सकता है। यदि हम इसका वर्गीकरण नहीं करेंगे तो शायद हमें समझना बहुत ही मुश्किल होगा कि किस तरीके से शासन प्रणालियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक्विनास मानता है कि राजनीतिक सत्ता के जो स्वरूप समिष्ट के हित साधन को अपना लक्ष्य बनाकर चलते हैं वे उत्तम है। समिष्ट यानी व्यक्ति की बात हो रही है कि वह स्वरूप जो व्यक्ति के हित को अपना लक्ष्य मान के चलते हैं वे उत्तम है। इसके विपरीत जो शासन स्वार्थ सिद्धि के लक्ष्य को अपनाकर चलते हैं वे निकृष्ट हैं। एक्विनास निम्नलिखित कारणों से राजतंत्र को श्रेष्ठ मानता है। एक्विनास ने इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण तर्क दिए और वो तर्क इस प्रकार है। नंबर 1 तर्क कि जिस प्रकार विश्व में ईश्वर का शरीर के अंगों पर हृदय का और मधुमक्खियों में रानी मक्खी का शासन श्रेष्ठ होता है, वैसे ही
राज्य में एक व्यक्ति का शासन उचित है। दूसरी बात समझाते हुए उसने कहा कि समाज में सबकी भलाई इस बात में है कि एकता और शांति बनी रहे, जो राजतंत्र में ही संभव है। और तीसरी बात उसने समझाई कि प्रजातंत्र की प्रणाली अनेक झगड़े, फूट, दलबंदी और गलतफहमियों को जन्म देती है, जो निर्वाचित राजतंत्र उसके श्रेष्ठ शासन प्रणाली में ही अच्छा है कि निर्वाचित राजतंत्र श्रेष्ठ शासन प्रणाली है। एक्विनास ने ये समझाने का प्रयास किया कि जो व्यक्ति के हित में कार्य कर रहे हैं, चाहे से वो कोई सी भी शासन व्यवस्था हो, लेकिन व्यक्ति के हित में कार्य करती है तो वो श्रेष्ठ व्यवस्था है। और दूसरी तरफ जो व्यक्ति के हित में नहीं बल्कि स्वार्थ के लिए कार्य करती है, वो क्या है, श्रेष्ठकर व्यवस्था नहीं है। इसलिए वो उनका झुकाव राजतंत्र की तरफ ज्यादा था और उन्होंने ये समझाने का प्रयास किया। कुछ तर्क दिए एक्विनास ने। तो एक्विनास जो तर्क देता है, वो पहला तर्क देता है कि जिस प्रकार से हमारे शरीर में जो एक मुख्य केंद्र बिंदु है या अनुशासन है, वो है हृदय का, कि हृदय ही हमारे समस्त शारीरिक गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है और कार्यविधियों को समानुकूल परिस्थितियों में सही ढंग से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। जिस प्रकार शरीर में हृदय का, मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी का शासन श्रेष्ठ कर रहता है, उसी प्रकार से सभी समान व्यक्तियों में राजतंत्र का होना या राजा का होना एक्विनास की दृष्टि में एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। दूसरी बात वो ये समझाने का प्रयास करता है कि शासन प्रणालियों में जब सबकी भलाई की बात सोची जाती है तो सबकी भलाई, सबका हित किसमें है, एक शासन व्यवस्था में है। तो यदि सबकी भलाई के लिए वो कार्य होता है तो श्रेष्ठ है। यदि सबकी भलाई के विपरीत होता है, स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई कार्य होता है, तो वो कभी भी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसीलिए एक्विनास कहता है कि लोकतंत्र में कई सारी बुराइयां हैं, दलबंदी है, गुटबंदी हो जाती है, कई प्रकार की विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए इस व्यवस्था से बेहतर है राजतंत्र कि एक व्यक्ति के शासन में नियंत्रित रहकर संपूर्ण समाज या राज्य एक श्रेष्ठ जीवन जी सकता है। उसके बाद में इन शासन प्रणालियों में से राजतंत्र को श्रेष्ठ बताकर एक्विनास अपने विचारों को और भी अधिक सुदृढ़ता प्रदान करता है और कहता है कि शासक के कर्तव्य क्या होने चाहिए, कि शासक, जो राजतंत्र में शासक है, उसके कर्तव्य कौन कौन से हैं और किन निर्दिष्ट कर्तव्यों को पूर्ण करके एक व्यक्ति शासन व्यवस्था को और भी उत्तम स्थिति में ले जा सकता है। तो एक्विनास का मानना है कि राजतंत्र की ओर इनका झुकाव था। वो कहते हैं कि राजा वह है जो एक नगर प्रांत के अनेक निवासियों पर शासन करता है। यह शासन वह सार्वजनिक हित में करता है और सार्वजनिक हित में राजा ईश्वर का अधीनस्थ बनकर समस्त पृथ्वी पर शासन करता है। वह राजा की निरंकुशता का समर्थन नहीं करता, बल्कि शासनाधिकार को उसे सशर्त उपलब्ध होता है, क्योंकि उसे यह अधिकार ईश्वर प्रदत्त है। अतः राज्य के लिए प्रमुख शर्त यह है कि वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो मानव समुदाय के लिए अच्छे जीवन को संभव बना दे, क्योंकि राजसत्ता राजा को अपनत्व स्वरूप उपलब्ध हुई है। अतः उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी इस अमानत का समुचित ढंग से प्रयोग करे और लोक कल्याण हेतु प्रस्तुत हो। एक्विनास शासक का कर्तव्य यह निर्धारित करते हैं कि जब कभी भी कोई कार्य होता है
तो प्रत्येक व्यक्ति क्या देखता है कि वो कार्य शांतिपूर्वक तरीके से हो, क्योंकि शांति और एकता में ही हमारे जीवन का सार है। तो एक्विनास ने अपने विचारों को दृढ़ता देते हुए ये प्रयास किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को शांति प्रिय और एकता प्रिय जीवन वो जिए, जिससे सामाजिक और राजनीतिक जीवन दोनों ही बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो वह शासक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है कि शासक इस प्रकार से कार्य करे कि वो उन सभी व्यक्तियों पर जिनका वो शासक है उनका संरक्षक बन के रहे, क्योंकि उसे ये दायित्व किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है, और वो ईश्वर का अधीनस्थ है, और ईश्वर की कृपा से ही उसे शासक बनने का मौका मिला है। तो यदि शासक व्यक्तियों के हित में कार्य करेगा तो वो एक श्रेष्ठ शासक होगा जो एकता और शांति को बनाए रखेगा। लेकिन यदि वो निजी स्वार्थ में डूबकर यदि किसी प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाता है तो कहीं ना कहीं वो स्वयं अपने आप को और ईश्वर की जो दी गई है उस पर कृपा है उन सबको वो झुठला देता है, क्योंकि ईश्वर का अधीनस्थ है। तो ईश्वर की कृपा का यदि वो सही प्रयोग करता नहीं बनता तो वो ईश्वर की कृपा का कहीं ना कहीं उसको अस्वीकार कर रहा है, उसकी ईश्वर की अधीनता को वो अस्वीकार कर रहा है। तो शासक का कर्तव्य मुख्य रूप से यही है कि वो ईश्वर प्रदत्त उन समस्त शक्तियों का जिसका वो प्रयोग कर रहा है वो सभी व्यक्ति के जीवन के सामान्य सामाजिक राजनीतिक जीवन में उन्नति का पथ प्रदर्शित कर सके।